नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आप सबकी एग्जाम डेट आ चुकी है। अब आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये जो आप सबके पास 10 से 15 दिन बचे हैं ना, इसी 10-15 दिन का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो देखिए, ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यूपीजीके को मैंने टोटली ख़त्म कर दिया था। लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। एग्जाम में सिलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया हो। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं एग्जाम से पहले आपकी सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन करा दूँ। देखो, कई बार क्या होता है, एग्जाम में हमें आते हुए क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उसीलिए आपको सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम पढ़ते रहना है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से इस पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। और आज मैं आपको पॉलिटी का संपूर्ण रिविजन करा दूंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो, आपका जो रे एग्जाम होने जा रहा है, आपने इससे पहले भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया था। जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, इस बार आपने उन सब चीज़ों को ध्यान दिया है। बस अब लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन करिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, पर अच्छे से रिवीजन करिए। इस बार वर्दी पहनकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। तो संविधान संविधान से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो, संविधान सभा की मांग कब हुई थी? देखो, भारत में 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया था, भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की स्टार्टिंग कर दी थी। 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार मिल गया। रॉबर्ट क्लाइव आपका बंगाल का पहला गवर्नर बन गया था। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। अब भाई पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसे 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह में, अलग अलग विद्रोह में भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना का उदय हो रहा था। भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया। लेकिन इसी बीच भारतीयों के मन में एक बात ये भी चल रही थी कि भैया, जब हम स्वतंत्र होंगे तो हम जो नियम कानून बनाएंगे हमारे द्वारा बने होंगे, हमारा संविधान होगा। तो कहीं ना कहीं हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग कर रहे थे। देखो, पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी ने भी कहा कि देखो, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हमारा संविधान ये अंग्रेज बनाते, नहीं। अगर वो भारतीयों का संविधान है तो हम भारतीय स्वयं बनाएंगे। 1920 में किसने कहा? महात्मा गांधी ने। देखो, ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन अभी किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग नहीं की। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से 1934 में वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी आपके एम.एन. रॉय ने। कब की थी? 1934 में। अब इसी के बाद क्या होता है, 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। भैया, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इसका नाम बदलकर हमने कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये नाम बदला किसने था? भारत के वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने चेंज किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो कांग्रेस करती क्या थी? प्रत्येक वर्ष अधिवेशन लाती थी। उस अधिवेशन में कोई प्रस्ताव को पास करती और एक वर्ष उसी पर काम करती। तो 1936 में पहली बार कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमें अपना संविधान चाहिए। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। इसी के बाद 1937 में क्या होता है, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है। फैजपुर अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया। तो भैया, हमने संविधान सभा की पहली बार
प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने की थी? मानवेंद्रनाथ राय ने। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग की थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई पत्रिकाएं अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो है आपकी मराठा, एक क्या है? केसरी। ये बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पत्रिकाएं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख किताब है। गीता रहस्य को इन्होंने क्या किया था? मांडले जेल में लिखा था। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गर्म दल से जुड़े हुए नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने ही भारत में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव प्रारंभ कराया था। बाल गंगाधर तिलक ने ही एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने बंगाल विभाजन के विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार का प्रस्ताव भी आया था। याद रहेंगी कि चीजें? तो हम सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे इस क्लास में। बस इस क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो भैया हमने क्या कर दिया? 1937 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया कि देखो अब संविधान सभा का हमें निर्माण करना है और हमें संविधान सभा चाहिए। इसी टाइम पे क्या हुआ? 1938 में जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि देखो संविधान सभा तो चाहिए, लेकिन जो हमारे संविधान सभा के सदस्य होंगे उनका निर्वाचन कैसे करेंगे? तो कहा उनका निर्वाचन हम कैसे करेंगे? वयस्क मताधिकार, जैसे भारत में निर्वाचन कैसे होता है? वयस्क मताधिकार, अर्थात 18 वर्ष से उम्र का अधिक व्यक्ति क्या होगा? जो वयस्क होगा वो मताधिकार कर सकता है, अर्थात मतदान कर सकता है। अच्छा, वर्तमान में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? वर्तमान में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। तो पहले भी 18 वर्ष थे क्या? नहीं, पहले उम्र थी कितनी? 21 वर्ष। बाद में हमने 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से कितनी कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया था। याद रहेगा कि नहीं? इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी जी। अब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। अब क्या होता है कि जैसे कोई संविधान संशोधन हुआ तो पूछता है कि इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो 61वें संविधान संशोधन के दौरान हमने मतदाता की आयु को 21 वर्ष से कितना कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया था। इसी बीच में अपने संविधान सभा की बात कर ही रहे थे। 1939 से 45 में क्या हो जाता है? आपको द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो प्रथम विश्व कब से कब तक चलता है? 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल क्लियर थे कि हमें किसी भी हाल में भारतीयों इनकी अंग्रेजों की मदद नहीं करनी। भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ही नहीं लिया। अब उधर से क्या हो रहा था? इनकी हालत खराब हो रही थी, तो अन्य देश जैसे कि आपका इटली हो गया और सारे देश क्या कर रहे थे? इनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि देखो ऐसा करो, भारतीयों को युद्ध में शामिल करना, वरना अगर युद्ध हम हार गए ना तो सबसे बड़ा कारण आप होंगे। आप ये कहीं ना कहीं किसी भी हाल में भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाह रहे थे। अब इनके मन में है कि देखो भारतीय जो बात बार बार मांग रहे थे ना, ऐसा करते उनकी कुछ बातों को मान लेते हैं। तो 1940 में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। तो इस टाइम पे वायसराय कौन थे? इस टाइम पे वायसराय थे आपके लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने कहा कि देखो भारतीय, आप संविधान बनाना चाहते हो ना अपना, ठीक है, हम आपका संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन अब भारतीय भी अंग्रेजों को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। हमने कहा हमने संविधान तो पता है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में कहा था। 1928 में हमने कहा था कि भारत को क्या करिए? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए। 1928 से 1940 हो गया, आप आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो हमने क्या कर दिया? अगस्त प्रस्ताव को बिल्कुल फेल हो गया, हमने उसको कुछ सुना ही नहीं। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा की मांगों का स्वीकार किया था 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? 1934 में मानवेंद्रनाथ राय ने, जो कि एक वामपंथी नेता थे। अच्छा, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया था? 1936 में। अच्छा, कांग्रेस ने किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग का प्रस्ताव पारित किया था? 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। अगर ये सारी चीजें आपको याद है तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं भी याद है तो परेशान नहीं होना, बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ? जब 1940 के अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने कुछ महत्व नहीं दिया, इन्हें लगा नहीं यार भारतीयों को तो मनाना पड़ेगा। तब ये क्या हुआ? 1942 का क्रिप्स मिशन लेकर आ गए। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टीफन क्रिप्स।
इसने कहा कि देखो हम क्या करेंगे, युद्ध के बाद ही आपके संविधान का निर्माण कर देंगे। और दूसरा, आप जो डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे ना, उस डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा दे देंगे। तो 1942 के क्रिप्स मिशन में क्या किया गया, 1942 के क्रिप्स मिशन में दो बातें कहेंगी। पहली बात क्या कहेगी कि हम युद्ध के बाद भारतीयों के संविधान का निर्माण करेंगे। दूसरा, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। हमने कहा देखो ये सारी बातें बहुत पहले से मांग रहे हैं। 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन से पहले हमने वर्केनहेड की चुनौती पर 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी थी। जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी ना, उस टाइम पे हुआ था कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए कि डोमिनियन स्टेट चाहिए। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था, डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या कह रहे थे कि डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, स्वतंत्रता की मांग करनी है। देखो महात्मा गांधी ने बीच बचाव करते हुए कहा कि देखो एक बात सुनो, कि हम इनको अंग्रेजों को 1 वर्ष का टाइम दे देते हैं। अगर 1 वर्ष में हमें डोमिनियन स्टेट दे देते हैं तब तो हम डोमिनियन स्टेट ले लेंगे। अगर 1 वर्ष में डोमिनियन स्टेट नहीं देते तो फिर हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी। अब 1928 के नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि अगर 1 वर्ष के अंदर में हमें क्या कर देते हैं, डोमिनियन स्टेट दे देते हैं तो हम डोमिनियन स्टेट ले लेंगे, नहीं देंगे तो फिर हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वाधीनता। 1928 से लेकर 1929 आ गया, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, ना डोमिनियन स्टेट दिया, ना हमारे संविधान के लिए कुछ किया। तो फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर क्या किया था, तिरंगा फहराया था। और इसी के साथ साथ 26 जनवरी को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाने का लक्ष्य रखा था। और यहाँ पे ही इन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता ही चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमने कहा देखो 1929 में तो हम लक्ष्य ले चुके थे कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। अब 1942 में आप हमें डोमिनियन स्टेट दे रहे हो, हमने कहा नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेट। तो 1942 के क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक, कि जो चेक दे रहे हो ना बहुत पहले पोस्ट डेटेड हो चुकी है। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटते हुए बैंक का चेक कहा था। अच्छा 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था, लिन लिथगो। 1942 में जब हमने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया तो उस टाइम पे वायसराय कौन था, लिन लिथगो। भैया लिन लिथगो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों से कह रहे थे गो गो भैया आप जाओ। तो 1942 में कौन था, लिन लिथगो था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कौन था, लिन लिथगो था। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, मैं सारे पॉइंट कवर कर दूंगी, हर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सारी चीज़ों को, बस आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक तो आपको 1940 का अगस्त प्रस्ताव जिसमें अंग्रेज पहली बार भारतीयों को संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार करते हैं। 1942 का क्रिप्स मिशन आया जिसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें कहा गया कि देखो हम युद्ध के बाद आपका संविधान का निर्माण कर देंगे और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। ये दोनों फेल हो गए। अब भैया ये फिर क्लिक क्या है, 1945 में वेवेल प्लान। वेवेल प्लान ने कहा कि हम भारत में जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा है ना, इसको समाप्त कर देंगे। वेवेल प्लान ने कहा कि देखो हम क्या करेंगे, भारतीय हिंदू और मुसलमानों को संविधान सभा में बराबर स्थान दे देंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि देखो अब हम क्या करेंगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करेंगे, लेकिन जो हमारा वायसराय का गवर्नर का पद होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज रहेगा। इसके अलावा जो कार्यकारी परिषद है ना, उसमें भारतीयों को भी शामिल करेंगे। लेकिन 1945 का वेवेल प्लान भी आपका क्या हो जाता है, फेल। तो 1945 में भारत का वायसराय कौन बन गया था, 1945 में भारत का वायसराय बन गया था वेवेल। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। अब जब भैया 3 मिशन लेकर आ गए, तीनों मिशन फेल हो गए। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 का क्रिप्स मिशन, 1945 का वेवेल प्लान। इसके बाद क्या होता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथिंग लॉरेंस, अन्य सदस्यों में थे आपके अलेक्जेंडर और स्टेवर्ड क्रिप्स है। अब भारत की संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से होता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या किया गया, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन ने कहा कि देखो हम क्या करेंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित करेंगे। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई।
तो भारत में कितनी सीटें निर्धारित की गई? 389 सीटें। 389 सीटें तो निर्धारित की गई, लेकिन उस टाइम पे भारत में था क्या? देखो, उस टाइम पे भारत दो वर्गों में डिवाइड था। एक तो ब्रिटिश भारत का प्रांत था। ब्रिटिश भारत का प्रांत का मतलब होता है वो क्षेत्र जहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, उन्हें हम क्या बोलते थे? ब्रिटिश भारत प्रांत। उन राजाओं ने अंग्रेजों के साथ या तो सहायक संधि कर ली, या तो अंग्रेजों के साथ क्या कर लिया? राज हड़प नीति में अंग्रेजों ने शामिल कर लिया उस राज्य को, या मतलब उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का वहां पर नियंत्रण है, तो उन्हें हम क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रांत। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रूप से भारतीय राजाओं के अधीन थे, जिन्हें हम बोलते थे देशीय रियासत। तो जब कैबिनेट मिशन ने भारत में 389 सीटें डिसाइड की, तो उसमें 296 सीटें तो किसको मिल गई? ब्रिटिश प्रांत को, और 93 सीटें मिल गई देशीय रियासत को। अब भाई देशी रियासत ने कहा कि देखो, हम तो चुनाव नहीं कराएंगे, हम अपने मन से जिस व्यक्ति को संविधान सभा में भेजना होगा भेज देंगे। लेकिन बाकी सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ। अब 296 सीटें किसको मिली थी? ब्रिटिश प्रांत को। अब ब्रिटिश प्रांत में भी क्या था? 4 इनके चीफ कमिश्नरी थे। एक तो आपका दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र और बलूचिस्तान का। तो 296 सीटों में क्या होता है? 4 सीटें आपको किसको मिल जाती? चीफ कमिश्नरी को। और 292 सीटें किसको मिलती है? ब्रिटिश प्रांत को। फिर हम क्या करते हैं? 296 सीटों में चुनाव कराते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया हमारी संविधान सभा कैसी थी? हमारी संविधान सभा निर्वाचित थी कि मनोनीत थी? तो देखो, हमारी संविधान सभा दोनों प्रकार की थी, निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। मतलब 296 सीटों के लिए तो हमने निर्वाचन किया था, लेकिन हमारी 93 देशी रियासत की सीटों में क्या हुआ था? सदस्य मनोनीत होकर आए थे। देशी रियासत ने कहा कि देखो, हम तो चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हमें अपने राज्य से किसको भेजना है, हमें अपनी रियासत से किसको भेजना है, इसका निर्णय हम ले लेंगे। तो भारत में संविधान सभा के लिए कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? भारत में संविधान सभा के लिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब इस चुनाव में होता क्या है कि भैया आपके कांग्रेस को तो 208 सीटें मिल जाती हैं, मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें मिलती हैं, 15 सीटें आपके अन्य दलों को मिल जाती हैं। अब जैसे ही मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें मिली, मुस्लिम लीग ने अपना रोना अलापना शुरू कर दिया कि अरे नहीं नहीं, मेरे साथ तो घोटाला हो गया, इन्होंने तो मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे ना, बहुत सारे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भी मुस्लिम लीग को सीटें नहीं मिली थी। उन्होंने कहा यार मेरे साथ तो घोटाला कर दिया, ये नहीं पता है कि भारत में रहना चाहते हो, भारत के लिए सीटें दे रहे हैं, आपकी अपनी मांग चल रही थी अलग, पाकिस्तान की, तो कोई क्यों वोट देगा आपको? तो भैया मुस्लिम लीग को कितनी मिलती है? सिर्फ और सिर्फ 73 सीटें। अब जैसे मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, अगस्त में आपको क्या होता है? इसका नतीजा आता है। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। पहली बार संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने 1920 में क्या कहा था? भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। 1934 में पहली बार संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग किसने की थी? वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने। 1936 में कांग्रेस ने क्या कर लिया था? संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। 1937 के कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस संविधान सभा का प्रस्ताव पारित करते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान जो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया? 1940 में प्रस्ताव आया अगस्त प्रस्ताव। इस टाइम में वायसराय कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टीफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन ने कहा कि देखो, युद्ध के बाद आपका संविधान सभा बना देंगे, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था टूटते हुए बैंक का चेक। 1945 में वेवेल प्लान आता है, वेवेल प्लान भी फेल हो गया। ये सारी चीजें आपको याद हो रही कि नहीं हो रही? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। इसी के बाद क्या होता है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन रहते हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथिंग लॉरेंस। 3 सदस्यीय निकाय था। कैबिनेट मिशन ने 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया।
इस आधार पर भारत में 389 सीटें हुई, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत को मिल गई, 93 सीटें देसी रियासत को। 296 सीटों में से 4 सीटें आपकी दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, 4 की चीफ कमिश्नरी को मिल गई। फिर हमने 296 सीटों के लिए चुनाव किया, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिल गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिल गई और 15 सीटें आपके अन्य दलों को मिल गई। जैसे मुस्लिम लीग को इतनी कम सीटें मिली, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अच्छा, जब संविधान सभा के सीटों के लिए हम चुनाव करवा रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हमारा चुनाव हो रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े थे पूर्वी बंगाल से। अब पूर्वी बंगाल बाद में विभाजन के बाद क्या हो जाता है, पूर्वी बंगाल विभाजन के बाद में चला जाता है पाकिस्तान में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या होते हैं, पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। बाद में क्या करते हैं, वहां से त्यागपत्र देकर आते हैं और पुनः इस चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, बम्बई प्रांत से। तो संविधान सभा के लिए 2 बार चुनाव किसने लड़ा था, डॉक्टर अंबेडकर ने। पहले कहाँ से लड़ते हैं, पूर्वी बंगाल से, बाद में कहाँ से लड़ते हैं, आके बम्बई से। क्लियर, याद रहेगा कि नहीं। हमारे संविधान के पिता किसको बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी के बाद क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसी दिन हम क्या कर देते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 की क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना जाता है। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के नियम, प्रक्रिया और संचालन समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। एस.सी. मुखर्जी को हमने क्या किया था, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया था। वी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमने अपने संविधान में कहाँ पे स्थान दिया, प्रस्तावना के रूप में। हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये चीज़ तो देखिए हमने अमेरिका, यूएसए के संविधान से। लेकिन हमने प्रस्तावना की भाषा को कौन से स्वीकार किया है, हमने प्रस्तावना की भाषा को स्वीकार किया है ऑस्ट्रेलिया से। हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, बात हमने कहाँ से ली, अमेरिका से। अच्छा, 1960 में केस हुआ था बेरूवरी यूनियन वाद। 1960 की बेरूवरी यूनियन वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। इसके बाद क्या होता है, 1973 का केशवानंद भारती केस होता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया। उसने कहा कि प्रस्तावना भी हमारे संविधान का भाग है, संसद प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि संशोधन ऐसा ना हो कि संविधान का मूल ढांचा ही बदल जाए। तो भैया प्रश्न उठा कि संविधान का मूल ढांचा बताएगा कौन, तो केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचा की कुछ व्याख्या संविधान ने की, अरे सुप्रीम कोर्ट ने की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जब जरूरत पड़ेगी हम तब तक संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या करेंगे। तो ये समझ में आया कि भैया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। देखो, पॉलिटी में उत्तर प्रदेश विशेष की चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे वाली पॉइंट में जो साइट्स हैं वहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल चीज़ें भी रखी है, तो उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2 आए कि नहीं आए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख कर बताइएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।